हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। आई वेलकम यू ऑल इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अभी सोशल। एंड आज का लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो पिछले लेक्चर में हमने यूरोप के कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था एंड आज की क्लास में हम आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो आज 17 फरवरी है और आज आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हो गया होगा आई थिंक, एंड बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। एंड अगर कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो सबसे पहली चीज़, आपको अभी मैथ के एग्ज़ाम के बारे में कोई भी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी चीज़, यू डोंट नीड टू डिस्कस एनीथिंग राइट नाउ कि क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया, नहीं। अभी आपको अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है। तो आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग अभी यहाँ से आज रेस्ट करिए और कल से आपको यहाँ पे अगले ही सब्जेक्ट जो कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में आप फोकस करिए, ठीक है। और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड हिस्ट्री का, जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था। उसके आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हमारा जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में बेटा, द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑन बेस्ड ऑन द PYQs। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट PYQs के बेसिस पे जो थीम्स हैं उनके ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे और वहाँ से जितने भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर हमारा यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट थीम है आगे की लेक्चर में वो हम एनालाइज कर देते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लिख कर लेकर आया हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट थीम आफ्टर द एज ऑफ रिवोल्यूशन। तो एज ऑफ रिवोल्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बाद उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट थीम है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज अ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर कट 5 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। दूसरा है रोमांटिक इमेजिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद द एग्जाम्पल, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द रोमांटिक इमेजिनेशंस बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा पूछे जा चुके हैं। तो रोमांटिक इमेजिनेशन को अच्छे से करेंगे। देन इकोनॉमिक हार्डशिप्स के पीछे क्या क्या कारण था 1830s में जो आया था। देन यहाँ पे एक छोटा सा रिवोल्ट हुआ था, दैट इज सिलीशिया रिवोल्ट और सिलीशिया इंसिडेंट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो बेटा पोलैंड स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। तो पोलैंड ने किस तरीके से स्ट्रगल किया था रशियन डोमिनेशन के खिलाफ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं और एक एक लाइन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में गलत ना करो। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एज ऑफ रिवोल्यूशन से, ठीक है। तो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर एंड यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे पढ़ ही रहा था कि द एज ऑफ रिवोल्यूशन में सबसे पहला जो यहाँ पे स्टार्टिंग है एक स्टेटमेंट के द्वारा स्टार्टिंग की गई है और ये स्टेटमेंट दिया गया था ड्यूक मेटरनिच के द्वारा। और इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। सो व्हाट डज इट मीन? डज द फ्रांस हैव दैट कोल्ड and it started to communicate all over the Europe? No, it's not like that. Actually यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी ड्यूक मेटरनिच कहते हैं कि नेपोलियन में जो भी यहाँ पे इवेंट्स हुए थे फ्रांस में, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पूरे यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। और यहाँ पे वो बताते हैं कि once Napoleon took control of the France, rest of the Europe was automatically affected by it, ठीक है। क्योंकि नेपोलियंस ने जिन जिन एरिया पे कैप्चर किया था यूरोप के, वहां पर वो क्या करते हैं, चेंजेस लेकर के आते हैं। तो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन होल ऑफ द यूरोप फेल्ट द गुड एंड द बैड इम्पैक्ट ऑफ इट। जो भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ होती है, उसका सारा का सारा जो अच्छा हो या बुरा हो, उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोपियन सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, अब बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीक की कहानी समझना है शॉर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रीस एक इम्पॉर्टेंट कंट्री माना जाता है जिसकी खुद की अपनी एक सिविलाइजेशन थी। फॉर एग्जांपल इंडिया की एक अपना एक खुद का सिविलाइजेशन था जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बहुत ही एंशिएंट टाइम से चल रहा था। लगभग 3000 BC से हम देख सकते हैं, आज से 5000 साल हो चुके हैं।
तो उसी प्रकार से जो ग्रीस है वहाँ पर अपना खुद का सिविलाइजेशन हुआ करता था। अब यहाँ पे 15वीं सेंचुरी में वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का रूल स्टार्ट हो जाता है। अब उस प्रोसेस में क्या होता है कि वहाँ के लोग अभी भी अपने ग्रीस कल्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक फीलिंग डेवलप कर रहे थे और दे स्टार्टेड टू लर्न एंड डिस्कस अबाउट ऑल द एंशिएंट पास्ट ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन एंड इन दैट वे दे स्टार्टेड टू डेवलप द फीलिंग ऑफ अ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। अब यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या होता है कि एक याद आती है कि यार हमारा ग्रीस ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। एंड दिस कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हिलेरिज्म। इसको क्या कहा जाता है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज अ हिलेरिज्म। हिलेरिज्म क्या होता है? जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर होता है ना, उसको हम कहते हैं हिलेरिज्म। ठीक है, लेट मी जस्ट टेक द पेन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हिलेरिज्म। तो यहाँ पे हिलेरिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट दिस वर्ड। हिलेरिज्म क्या होता है बेटा? दिस इज अ ग्रीक एंशिएंट कल्चर। क्या बोलते हैं इसको हम हिलेरिज्म को? ग्रीक एंशिएंट कल्चर। तो जो ग्रीक का एंशिएंट कल्चर था उसको हम हिलेरिज्म कहते हैं। तो पीपल स्टार्टेड टू डेवलप द फीलिंग अबाउट द एंशिएंट पास्ट ऑफ द ग्रीक एंड यहाँ पर इसके प्रोसेस में क्या होता है कि नाउ दे स्टार्टेड कि वो उनका जो कंट्री है वो उनको दोबारा से मिल जाए, इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिल जाए, है ना। दे वांटेड टू गेट द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द कंट्री। ठीक है, एंड इन दैट प्रोसेस एक सीक्रेट सोसाइटी, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। एक मर्चेंट थे एंड इनका मर्चेंट का नाम था फैलिकी एट्रिका। क्या नाम था बेटा? फैलिकी एट्रिका वाज द नेम ऑफ द मर्चेंट। और ये ओडेस एक सिटी होती है ना ग्रीस में, वहाँ पर ये बनाया जाता है अर्ली 1814 में। ठीक है, एंड यहाँ के जो लोग थे बेटा, जो रिवोल्यूशनरीज थे, एंड दे स्टार्टेड टू डेवलप द नेशनलिस्टिक फीलिंग, है ना, अबाउट द ग्रीस। एंड इस स्ट्रगल, जो ग्रीक का स्ट्रगल था, इसको बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो भी ग्रीस कल्चर के लोग हुआ करते थे, जो दूर दराज रहा करते थे, एग्जाइल्स में रहा करते थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू गिव देयर सपोर्ट, है ना। वो अपना सपोर्ट देना स्टार्ट कर देते हैं ग्रीस को, जो भी लोग एग्जाइल्स में रहा करते थे, ताकि ग्रीस को क्या मिल सके? इंडिपेंडेंस मिल सके। ठीक है, एंड अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो पोएट थे, आर्टिस्ट थे, ये ग्रीस को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीस वाज आल्सो कॉल्ड एज ए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से कोई सभ्यता, है ना, उत्पन्न होती है, जहाँ से कोई सभ्यता निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडल कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीस को कहा जाता था कि इट वाज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। सो दे स्टार्टेड टू मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन। तो लोगों को मोबिलाइज करना स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्टेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ प्राइड इन द ग्रीस कल्चर, ताकि लोगों को एक प्राइड फील हो सके ग्रीस कल्चर के लिए। ठीक है, एंड कुल मिलाकर के दे ऑल्सो यहाँ पे लोगों ने सपोर्ट किया अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, तो ग्रीस कल्चर वॉज अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, तो इस कारण से यहाँ पे लोगों ने इसके खिलाफ ओपिनियन डेवलप करना स्टार्ट किया। यहाँ पर एक इंग्लिश पोएट होते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड बैरोन। तो लॉर्ड बैरोन ने ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे फंड्स भी इकट्ठा किए थे, बट इत्तेफाक से इस वॉर में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ फीवर इन 1824। बट फाइनली इन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। कब ट्रीटी होती है बेटा? 1832 में एक ट्रीटी की जाती है, और इस ट्रीटी में ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंस कंट्री, एज ए इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले की पॉइंट्स क्या याद रखना है आपको? की पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्रीस जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, ठीक है, इन 15th सेंचुरी, एंड यहाँ पर पीपल स्टार्टेड टू डिजायर फॉर द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ठीक है, बाय रिस्पेक्टिंग देयर पास्ट, बाय डिस्कसिंग देयर पास्ट। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी मर्चेंट्स के द्वारा। ठीक है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एंड कई सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया। जो भी ग्रीस में, जो ग्रीस के लोग हुआ करते थे, एग्जाइल्स में रहा करते थे, तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया। एंड बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियंस ने भी इसको एम्फेथाइज किया गया। ठीक है, ऑफ एंशिएंट हिलेरिज्म, जो कि यहाँ पे एंशिएंट का, जो एशियन पास्ट कल्चर है ग्रीस का, उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ रोमांटिक इमेजिनेशन। अब रोमांटिक इमेजिनेशन कौन सा ही रोमांटिक इमेजिनेशन? तो वो वाला नहीं है बेटा जो आप सोच रहे हो, ये दूसरा रोमांटिक इमेजिनेशन है। और यहाँ पे ये रोमांटिक इमेजिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ। देखो बेटा, ऐसा था कि यहाँ पे पहली लाइन जो आप देख रहे हो
कि कल्चर एंड आर्ट ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, जो कल्चर है, आर्ट है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एक क्रिएट इन द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ अ नेशन। ठीक है, अब कैसे क्रिएट करता है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो रोमांटिसिज्म बेसिकली क्या होता है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कल्चरल मूवमेंट। ये क्या है बेटा, एक तरीके का कल्चरल मूवमेंट है। ठीक है, विच इंकरेज द फीलिंग ऑफ नेशनल सेंटीमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। तो रोमांटिसिज्म क्या होता है, रोमांटिसिज्म इज बेसिकली दिस इज अ मूवमेंट। याद रखना है आपको, ये कौन सा मूवमेंट है, ये एक तरीके का कल्चरल मूवमेंट है, ये एक तरीके का कल्चरल मूवमेंट है जो कि क्या सपोर्ट करता है बेटा, विच इंकरेज, क्या इंकरेज करता है, इंकरेज द फीलिंग ऑफ, इंकरेज द फीलिंग ऑफ, इंकरेज द फीलिंग ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। ठीक है, जो कि क्या करता है बेटा, नेशनल सेंटिमेंट की फीलिंग्स को क्या करता है, इंकरेज करता है। इसको हम क्या कहते हैं, रोमांटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इस रोमांटिसिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशल फोकस दिया जाता है किस पर बेटा, इमोशंस पर, इंट्यूशंस पर एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पर। ठीक है, तो स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू इमोशंस, ठीक है, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, एंड दे स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज रीजंस एंड साइंटिफिक टेम्पर। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो सिंपल सी बात है, आपके देश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही है, जो गलत भी है, लेकिन ये देश तो आप ही का है। अब भले इसमें अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आप साइंस या रीजन के बेसिस पे देखोगे तो आपके देश में भी बहुत सारी चीज़ें बुरी हैं दिखेंगी आपको, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने इस देश को छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है रोमांटिसिज्म में कि यार जैसा भी है, बट ये हमारा कंट्री है, ठीक है, ये हमारा देश है, इससे हमारी इमोशंस जुड़ी हुई हैं, हमारी इससे फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। तो लोग उस पर फोकस कर रहे थे, उसके इमोशनल है ना, इंटेंशंस पे, इंट्यूशंस पे एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पे लोग ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे। ठीक है, भले ही हमारा देश कैसा हो, बट ये हमारा देश है और हमें इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, एंड इस प्रोसेस में वो रीजन और साइंटिफिक टेम्परामेंट को क्रिटिसाइज करते थे, है ना, बोल कि नहीं हमें रीजनिंग नहीं रखना है, हमें लॉजिकली नहीं सोचना है, कैसा भी है, बट है तो हमारा ही देश। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड, इट हेल्प इन क्रिएटिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव हेरिटेज के प्रति है ना काफ़ी ज़्यादा एक सेंस डेवलप होना स्टार्ट हुआ, कॉमन कल्चरल पास्ट के ऊपर एज द बेसिस ऑफ नेशन। ठीक है, एंड दे ऑल्सो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि लैंग्वेज used by the certain community or group, particularly it has not written or official language, so people started to use their traditional languages। ठीक है, जो उनकी है ना ऐसी कोई लैंग्वेजेस थी, पुरानी लैंग्वेजेस थी, लोग उन सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये फोकस करते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पर। ठीक है, तो अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में जो भी फोक टेल्स थी, कहानियाँ थी, स्टोरीज थी, इन कहानियों को, स्टोरीज को ये क्या करते हैं बेटा, इसको फैलाते हैं ताकि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग अपने देश के प्रति डेवलप हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि पोलैंड का एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है ना, कि पोलैंड ने किस तरीके से रशिया के खिलाफ है ना अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। तो हियर लैंग्वेज वाज यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। तो यहाँ पर ये बात की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है। तो सिंपल सी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि आर्ट, पोइट्री एंड स्टोरीज ऑफ रिच हेरिटेज का यहाँ पे स्पेशल फोकस किया गया था। आर्ट पे फोकस किया गया, पोइट्री पे फोकस किया गया, फोक स्टोरीज पे फोकस किया गया। द स्पेशल फोकस वाज गिवन टू फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांसेस। अब यहाँ पे समझिए कि सबसे पहला जो रोमांटिक आर्टिस्ट कहा जाता है, इनको रोमांटिस्ट कहा जाता है, तो वो कौन है बेटा, जर्मन फिलोसफर थे पहले, जो कि जॉन गॉटफ्राइड। ठीक है, तो जर्मन फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्राइड। इन्होंने क्या क्लेम किए थे, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया था। एक कॉन्सेप्ट दिया था द दासबोग एंड वोल्जिस्ट। तो ये दासबोग एंड वोल्जिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन्होंने कहा था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है ना, जर्मनी का जो ट्रू कल्चर है, जो रियल कल्चर है जर्मनी का, वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा अमंग द कॉमन पीपल। एंड ये बात कितनी सच है कि आप देखो यार कि एक कंट्री क्या सिर्फ एक एलीट क्लास रिप्रेजेंट करता है एक कंट्री को,
क्या जो कल्चर एलिट क्लास अप्लाई करता है, जो जिस कल्चर में एलिट क्लास रहता है, एरिस्टोक्रेट्स रहते हैं, क्या वही कल्चर किसी एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उस देश को बनाते हैं। तो जो ट्रू कल्चर है, जो एक सेंस है उस कंट्री का, एक यूनिक चीजें हैं, वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? उन कॉमन लोगों के बीच में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा यहाँ पे जॉन गॉटफ्राइड बोल रहा है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है, जॉन गॉटफ्राइड के द्वारा दिया गया था, दैट इज अ दास वोक। दास वोक क्या कहता है कि द ट्रू जर्मन कल्चर कैन बी डिस्कवर्ड was to be discovered among the common people। ठीक है, एंड दूसरा ये कॉन्सेप्ट देते हैं वॉल्जिस्ट। वॉल्जिस्ट क्या कहता है कि द ट्रू स्पिरिट ऑफ अ नेशन। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन की बात करता है, वो कैसे आएगी? ये आएगी बेटा फोक सॉन्ग से, फोक डांस से, फोक पोइट्री से। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हम देश की ट्रू स्पिरिट देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को पॉपुलराइज किया गया। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है ग्रिम ब्रदर्स के बाद। ग्रिम ब्रदर्स, तो ग्रिम ब्रदर्स होते हैं यहाँ पे, और ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया था उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये इनका नाम है जैकोब एंड विलियम। ठीक है, ये जर्मनी सिटी ऑफ हनोई में 1785 में इनका जन्म होता है, 1786 में। और ये हालांकि लॉ पढ़ते थे और धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट है ना जर्मनी के ओल्ड फोक टेल्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये 6 साल तक ट्रैवल करते हैं गाँव से, है ना, विलेज टू विलेज, और जो भी यहाँ पे इनको फोक टेल्स मिलती हैं उसको बच्चों में और एडल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा क्या कर देते हैं? पॉपुलर करते हैं। ठीक है, सो जो भी फोक टेल्स इनके पास थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है अमंग द पीपल। एंड 1812 में वो एक वॉल्यूम ऑफ है ना बुक रिलीज़ करते हैं, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स रिलीज़ करते हैं। और बाद में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, कहाँ पर? लिबरल पॉलिटिक्स में। ठीक है, एंड बाद में ये एक लैंग्वेज की किताब पब्लिश करते हैं जो कि 33 वॉल्यूम डिक्शनरी बुक होती है ऑफ द जर्मन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जर्मन लैंग्वेजेस के ऊपर यहाँ पर 33 वॉल्यूम डिक्शनरी की किताब यहाँ पे पब्लिश की जाती है। ठीक है, एंड सोचो क्यों पब्लिश करते हैं? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच डोमिनेशन हो रहा था, एंड उसके खिलाफ ये देखते थे कि जर्मन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है इस चीज़ से। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या करते हैं? ये फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट में वो जर्मन कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए 33 वॉल्यूम डिक्शनरी को यहाँ पे रिलीज करते हैं। एंड उनको लगता है कि जो फोक टेल्स है दे हैड कलेक्टेड वाज एक्सप्रेशन ऑफ प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट्स। ठीक है, तो जो कहानियाँ, जो चीज़ें यहाँ पे वो इकट्ठा की जाती है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो जर्मनी के ट्रू स्पिरिट को, ट्रू कल्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। और दे यूज दिस जर्मन लैंग्वेजेस अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ फ्रेंच, है ना, फ्रेंच के डोमिनेशन के अगेंस्ट में यहाँ पे जर्मन लैंग्वेजेस का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टू क्रिएट अ जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, जर्मन नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जर्मन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट मी जस्ट समराइज, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा कि द फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे देखा मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि इसके फीचर्स, है ना, इसके जो फीचर्स है इस मूवमेंट के, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमने देखे। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे रोमांटिसिज्म की फीलिंग को प्रमोट किया गया, उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स जो हमने देखा था जॉन गॉटफ्राइड। ठीक है, जो जॉन गॉटफ्राइड थे उनका एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे समझा था, वेरी इंपॉर्टेंट। और जॉन गॉटफ्राइड ने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया था? जो जॉन गॉटफ्राइड थे उनका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2 देखे थे। इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिया था। पहला कॉन्सेप्ट था, है ना, दास वोक का था, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट जो था वॉल्जिस्ट का था। दास वोक क्या कहता है? द ट्रू जर्मन स्पिरिट वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। और जो वॉल्जिस्ट कहता है द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन कैन कम्स टू द फोक डांस, फोक सॉन्ग एंड फोक पोइट्री। तो ये आपको ये जॉन गॉटफ्राइड का एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा था पोलैंड में कौन था? करोल कुरपेंस्की थे। करोल कुरपेंस्की ने यहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। रशिया के डोमिनेशन के अगेंस्ट पे पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है ग्रिम ब्रदर्स। ठीक है, जो ग्रिम ब्रदर्स थे
ग्रीम ब्रदर्स ने यहाँ पर जो जर्मनी में है ना क्या करते हैं, ये घूमते हैं और वहाँ पे बहुत सारे फोक टेल्स है ना, फोक टेल्स होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उस फोक टेल्स को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाता है, ठीक है, ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा। एंड यहाँ पे चौथा है प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है, तो यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है टू इनकरेज द फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। तो आई होप दिस रोमांटिसिज्म इज क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ में पूछे गए हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि क्लियरली रोमांटिसिज्म से डायरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है बेटा कि 1830s में यहाँ पर क्या होता है, 1830 में एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स आती है पूरे फ्रांस में, ठीक है। 1830s में इकोनॉमिक हार्डशिप्स आती है पूरे यूरोप में। अब इस इकोनॉमिक हार्डशिप्स में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजंस है, उसको हम वन बाय वन अच्छे से एक एक पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जो यूरोप की पॉपुलेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण क्या होता है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप हो जाती है क्यों, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए, जॉब्स कम है, तो जॉब सीकर्स ज़्यादा थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है, इस कारण से जो जॉब सीकर्स थे वो भी ज़्यादा थे। तो इस कारण से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इंग्लैंड में क्या आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, जो मशीन मेड गुड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, पॉपुलर हो जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मशीन से बने हुए गुड्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है ना चीप होते थे, एक्सपेंसिव नहीं होते थे, बहुत लो प्राइस्ड गुड्स हुआ करते थे। स्पेशली अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यहाँ पर है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हो गया था बेटा, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ पे इंग्लैंड हैड लेड एन ओवर सप्लाई ऑफ अ मशीन मेड लो प्राइस गुड्स, particularly the textiles, which was a common cottage industry, है ना। तो यहाँ पे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडमेड्स गुड्स हुआ करते थे, जो कि हाथों से कपड़े बनाया करते थे, दे कुड नॉट कम्पिटिट, है ना, वो कम्पिटिट नहीं कर पाए विद द मशीन मेड गुड्स। तो जो मशीन के द्वारा गुड्स बनाई जाती थी, दे वर नॉट एबल टू कम्पिटिट विद देम, उसके साथ वो कम्पिटिट नहीं कर पाए। सो दे फेस है ना लॉट ऑफ डैमेजेस, लॉट ऑफ यहाँ पे है ना एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं। तो ये आपको पहला पॉइंट, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जॉब सीकर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है जिसके कारण मशीन मेड गुड्स बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस गुड्स होते हैं। स्पेशली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है वो सबसे ज़्यादा लॉस सफ़र करती है बिकॉज इट कुड नॉट कम्पीट विद द मशीन मेड गुड्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पे कि गाँव में अभी भी बहुत सारे पीजेंट्स जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके अंडर पे काम किया करते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर ओवरबर्डन विद द फ्यूडल ड्यूज, है ना। फ्यूडल ड्यूज के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे बिकॉज ऑफ अ बैड हार्वेस्ट, है ना। तो यहाँ पे बैड हार्वेस्ट के कारण क्या होता था बेटा कि बहुत सारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, है ना, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं, तो ये इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे, है ना, ड्यूरिंग द बैड हार्वेस्ट ऑल्सो, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट एक और प्रॉब्लम होती है, जो सप्लाई ऑफ ना फूड है, फूड का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड देन बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज एंड द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड बाय द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट, है ना। बैड हार्वेस्ट आता है तो बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट यू कैन सी हियर बैड हार्वेस्ट आया, जिसके कारण से जो फूड है, फूड की सप्लाई है वो क्या हो गई बेटा, कम हो गई, और जिसके कारण से डिमांड जो थी वो बढ़ गई, है ना, डिमांड बढ़ गई, एंड जो प्राइस है वो क्या हो गया यहाँ पर, वो भी बढ़ गया, ठीक है। प्राइस डिमांड से ज़्यादा थी, प्राइस बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो जो चीज़ों का दाम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो लोग फेस कर रहे थे, ठीक है, कि जो फूड शॉर्टेज प्लस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। तो ये अगला पॉइंट याद रखना है आपको। चौथी जो प्रॉब्लम यहाँ पर यूरोप फेस कर रहा था
दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ क्राउडिंग अप ऑफ द सिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी शहरों में, और जो पीसेंट्स थे, काम करने वाले लोग थे, वो क्या हो रहे थे बेटा, शहरों में आकर के बसना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब शहरों में आके बसना स्टार्ट कर देते हैं तो वो सिटीज काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है बेटा, क्राउडेड हो जाती है ना, स्लम्स में लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की जा रही थी। अब ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। पहला पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण मशीन मेड गुड्स जो है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा, जो टेक्सटाइल की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे जो पीजेंट्स है ना, बिकॉज दे वर फेसिंग द बैड हार्वेस्ट, और यहाँ पर दे वर है ना फेसिंग द ओवर बर्डन बिकॉज ऑफ फ्यूडल ड्यूज। तो यहाँ पे फ्यूडल ड्यूज के कारण यहाँ पे इनको बर्डन फेस करना पड़ रहा था। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे चौथा पॉइंट क्या लिखोगे आप चौथा पॉइंट आप लिखोगे अबाउट द क्राउडिंग अप ऑफ द सिटीज। ठीक है, तो सिटीज में क्या हो रहा था बेटा, क्राउड बढ़ रहा था, है ना, सिटीज में क्राउड बढ़ रहा था। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। और जो 5वां पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो क्या था, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज। ठीक है, फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही थी, जिसके कारण से यहाँ पे जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर याद करके रखना है। ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं वेरियस रिवोल्यूशंस। अब यहाँ पे आपको मज़ा आएगा जान करके कि अब हमने बात किया था कि फ्रांस में कंजर्वेटिव्स आ गए थे, बॉर्बन डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई थी, एंड वहाँ पर वो डायनेस्टी कंटिन्यू करती है कई सालों तक। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1848 में बिकॉज ऑफ फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो वहाँ के किंग होते हैं जिनका नाम होता है लुइस फिलिप्स। ठीक है, क्योंकि दंगे भड़क गए है ना पेरिस की रोड में, और लुइस फिलिप को समझ में आया कि यार लुइस 16 को तो मार दिया गया था लोगों के द्वारा, तो हो सकता है इनको भी मार दिया जाए। तो लुइस फिलिप्स ने यहाँ पे क्या किया बेटा, ही फोर्स टू फ्री, है ना, उनको भागना पड़ा छोड़ करके अपनी जगह। तो यहाँ पे याद रखना 1848 में फ्रांस में लुइस फिलिप्स का यहाँ पे वो होता है, फॉल होता है। तो इसी साथ ही साथ जो बॉर्बन डायनेस्टी है उसका भी यहाँ पे फॉल होता है, मोनार्की खत्म होती है, और यहाँ पर फिर से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आ जाती है फ्रांस में। अब 1845 का एक रिवोल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सॉरी, तो सिलेशिया रिवोल्ट होता है अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ पे जो पीजेंट्स थे इनके बीच में टसल चल रही थी। एक्चुअली टसल इस बात की थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे किसको, पीजेंट्स को, है ना, वर्कर्स को, और उसके बदले यहाँ पर जो वर्कर है वो क्या करते थे, इनको फिनिश टेक्सटाइल प्रोवाइड करते थे, है ना, फिनिश टेक्सटाइल प्रोवाइड करते थे। अब इन्होंने तो अपना जो काम है वो करके दे दिया वर्कर्स ने, लेकिन ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने जो इनका पेमेंट था उसको क्या कर दिया बेटा, ड्रास्टिकली रेड्यूस कर दिया, है ना, ड्रास्टिकली बहुत तेजी से उनका जो उनका बहुत पैसा, उनका जो पैसा है पेमेंट है उसको कम कर देते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक जर्नलिस्ट है विलियम वुल्फ, इसको कोट करते हैं, ये सिलेशिया में जो विलेजर्स हैं लगभग 18,000 पीपल्स थे, है ना, वो क्या करते हैं बेटा, दे वर फेसिंग द एक्सट्रीम मिजरी, है ना, वो मिजरी फेस कर रहे थे। एंड 4 जून को 2 बजे जो इनका क्राउड है वीवर्स का, ये क्या करते हैं, वीवर्स का क्राउड मार्च करता है टूवर्ड्स इनटू पेरिस, पेरिस में मार्च करते हैं, एंड जो मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ सीधे घुस जाता है और वहाँ पे जाकर के हायर वेजेस की डिमांड करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर कि ये जो कुछ लोग थे उस वीवर्स में ये अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाकर के ये तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं, विंडो पैनल्स को, फर्नीचर्स को, और उसको काफ़ी ज़्यादा स्मैश कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, ब्रोक इन द स्टोर हाउसेस, और स्टोर हाउसेस में जाकर के जितना भी यहाँ पे क्लोथ का, है ना, यहाँ पे स्टॉक था उसको क्या कर देते हैं बेटा, प्लंडर कर लेते हैं, लूट लेते हैं। ठीक है, और अगले दिन और जो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर था वो मजबूर हो जाता है भागने से, है ना, भागने के लिए मजबूर हो जाता है, तो वो जो उसका घर है वो छोड़ करके वो भाग जाता है। और अगले दिन इसके साथ आता है बेटा, आर्मी के साथ आता है, और जब ये आर्मी के साथ आता है तो यहाँ पे एक लड़ाई होती है किसके बीच में, वीवर्स और आर्मी के बीच में, जिसमें लगभग 11 वीवर्स की यहाँ पे जान चली जाती है। दे वर शॉट बाय द
आर्मी ऑफिशियल्स एंड इन विच 11 वीवर्स लॉस्ट देयर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलीशिया रिवोल्ट होता है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच में हुआ था। वीवर्स का जो पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और यहाँ पे जो सिलेशिया के विल्जर्स थे 18,000 पीपल, ये चले जाते हैं पेरिस में मैंशन, है ना, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रहा करते थे, और वहाँ पे जा कर के, है ना, तोड़ फोड़ लूट वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर अगले दिन जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आर्मी के साथ आते हैं, और फिर यहाँ पे वीवर्स के साथ लड़ाई होती है, जिसमें 11 वीवर्स की जान यहाँ पे जान चली जाती है। अब हम बात करते हैं 1848 के रिवोल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या चल रहा था मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे ये सिर्फ पुअर पीपल और पीजेंट्स नहीं थे, इसमें रिवोल्ट करने वाले लोग मिडिल क्लास थे। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखना है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, हर एक रिवोल्यूशन में, है ना, जो भी यहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ था, ये रिवोल्यूशन में मेजरली कौन थे? इस रिवोल्यूशन में थे बेटा मिडिल क्लास पॉपुलेशन। मिडिल क्लास क्यों थे? बिकॉज दे वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी एरिस्टोक्रेट्स फॉर देयर लाइवलीहुड, क्योंकि इनका जो पैसा ये कमा रहे थे ये बिकॉज ऑफ जॉब्स, है ना, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के कारण जो बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आई थी वहाँ से ये पैसे कमा रहे थे। तो ये दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मिडिल एरिस्टोक्रेट्स, सो दैट इज व्हाई these middle class became the revolutionaries। तो ये आगे चल के क्या बन जाते हैं बेटा? रिवोल्यूशनरीज बन जाते हैं। और इनकी क्या डिमांड थी? व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज? इनकी क्या क्या डिमांड थी ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रिवोल्यूशनरीज? तो इनकी जो डिमांड थी वो हम बात करते हैं क्या डिमांड थी। तो यू कैन सी हियर, तो in many European countries in the year 1848 revolutionaries led by the educated middle class was also underway। तो यहाँ पे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि जो कंट्री था इट वाज नॉट, आई वुड से कि ये एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे, दे वर नॉट इंटीग्रेटेड, बट स्टिल पीपल वर फाइटिंग फॉर द यूनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं वो यूनिफिकेशन के लिए डिमांड कर रहे थे। इनकी डिमांड बेसिकली थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक डिमांड थी विद द नेशनल यूनिफिकेशन, कि हमारी डिमांड क्या है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दो और हमें साथ ही साथ में एक यूनिफाइड नेशंस बना करके दे दो। तो मैन वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास दे कंबाइन, तो मैन हो चाहे वुमेन हो वो सब कोई मिल करके इनकी डिमांड रखी गई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए प्लस हमें यहाँ पे नेशनल यूनिफिकेशन करना है। अब उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और इस पॉपुलर अनरेस्ट का फायदा उठाते हैं, और यहाँ पर डिमांड रखी जाती है that is creation for the nation state on a parliamentary principles। very important, very very important, कि अब यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि what was the demand of a educated middle class during the revolution, तो इनकी क्या डिमांड थी? पहली डिमांड जो आपको पता होना चाहिए, the first demand was that कि हमें नेशनल यूनिफिकेशन, हमारे देश को क्या कर दो? नेशनल यूनिफिकेशन कर दो, है ना, मर्ज कर दो। दूसरी डिमांड क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और लोगों को एक साथ जोड़ने की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस की यहाँ पे डिमांड रखते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास। और क्या इनकी डिमांड पूरी होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे ये सारी डिमांड रखी जाती है, और इस डिमांड में क्या क्या होता है, इसके आगे क्या होता है हम समझते हैं। ठीक है, हालांकि हमें पता है कि 1848 में फ्रांस में जो यहाँ पे मोनार्की था वो ख़त्म हो चुका था, डिथ्रोन कर दिया गया था, एंड लिबरल मिडिल क्लास ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड रखी थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये ख़त्म होता है मोनार्की का, और उसी के साथ ही साथ जो प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम ऑफ सर्वडम, मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। सर्वडम क्या होता है? जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, जिनको बदुआ मजदूरी करनी पड़ती है। ठीक है, और जो बॉन्डेड लेबर्स की प्रॉब्लम्स थी, इसको क्या कर दिया जाता है बेटा? एबॉलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब फ्रांस पहला कंट्री था जिसने क्या किया था? रिवॉल्यूशन किया था।
फिर उसके पीछे पीछे याद रखना जर्मनी ने 2 बार रिवॉल्यूशंस करने, एक किया पहला रिवॉल्यूशन 1848 में। तो 1848 में क्या होता है, जर्मनी ने यहाँ पर जो वहाँ की मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी उन्होंने वोट किया, 831 पीपल्स ने वोट किया और वो क्या बनाते हैं बेटा, एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाते हैं। तो फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है और यहाँ पे एक सेंट पॉल था, एक चर्च था और इस सेंट पॉल चर्च में लगभग 831 जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और 831 जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाते हैं, है ना, और चर्च में जा करके वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे प्रोविजंस रखा गया था कि द जर्मन नेशन, उसमें प्रोविजन रखा था कि द मोनार्की हैज सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट। अब जो वहाँ पे जर्मनी में जो रूल करेगा वो वो जो मोनार्की है उसको पार्लियामेंट के अंडर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मोनार्की की पावर्स को यहाँ पे लिमिट कर दी गई थी, तो यहाँ पे लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, लिमिटेड मोनार्की बनाई गई थी, ठीक है। तो इट लिमिट द पावर ऑफ अ मोनार्की इन द जर्मनी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के गए कहाँ पर, फेडरिक विलियम फोर्थ, है ना, फेडरिक विलियम फोर्थ के पास लेके गए, है ना जो कि ही वाज द किंग ऑफ प्रूशिया। उन्होंने इस ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जाओ, हम तुम्हारा ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड इन्होंने मोनार्क और उन्होंने मोनार्क के साथ साथ बाकी लोगों ने भी इनका अपोज करना स्टार्ट कर दिया कि ये जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, है ना। मोनार्क जो यहाँ पे पार्लियामेंट बनाई गई थी उस पार्लियामेंट में यहाँ पे लोगों को यहाँ पे भगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस पार्लियामेंट को बेटा क्या कर दिया गया, डिसबैंडन कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ आर्मी, ठीक है। तो आर्मी की मदद से इसको, है ना, डिसमिस कर दिया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर जो जर्मनी अपने देश को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर फेल हो जाती है, ठीक है। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन 1848 में नहीं हो पाता है बिकॉज जो फेडरिक विलियम फोर्थ थे, किंग ऑफ प्रूशिया थे, उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और आर्मी की मदद से जो पार्लियामेंट है उसको डिसबैंडन कर देते हैं ना, उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात थी कि स्टिल यहाँ पे वुमेन्स को एक ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह रखा गया था, मतलब कि वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट, है ना, ड्यूरिंग दिस वोटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको कि वुमेन्स को स्टिल, है ना, यहाँ पे वुमेन्स फॉर गिवन अ ऑब्जर्वर स्टेटस। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था कि यू विल सी, आई विल शो यू इन पिक्चर कि किस तरीके से जो वुमेन्स थी उनको अपर जो लॉबी है उस लॉबी में रखा गया एंड दे वर जस्ट वॉचिंग ऑल ओवर द, है ना, जो भी यहाँ पे चीज़ें चल रही थी एंड दे वर नॉट अलाउड टू वोट, है ना, उनको वोट देने का भी अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ रिवोल्ट के बारे में। तो एक रिवोल्ट है ना, यहाँ पे हुआ था पोलैंड में और हंगरी में, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मूवमेंट इन पोलैंड एंड हंगरी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो देयर वर नो यूनिफिकेशन इन बिटवीन द कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज थी लाइक जर्मनी, है ना, और यहाँ पे जो इटली है और जो स्विट्जरलैंड है, तो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू किंगडम्स, तो जर्मनी किंगडम्स में डिवाइडेड था, है ना। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू डचीज में डिवाइडेड था इटली, एंड स्विट्जरलैंड वॉज डिवाइडेड इंटू कैंटोन्स। तो अलग अलग कैंटोन्स में, डचीज में, किंगडम्स में ये सारे कंट्रीज डिवाइडेड थे एंड दे वर हैविंग देयर ऑटोनोमस रूलर। तो वहाँ पे हर जगह पे अपना अपना खुद का रूलर था। भाई सिंपल सी बात है, आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझो कि इंडिया भी एक टाइम पर अलग अलग किंगडम्स रूल किया करते थे भारत में, तो सेम उसी प्रकार से अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग रूलर्स अपने अपने एरिया में रूल किया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि पोलैंड में क्या चल रहा था। बेसिकली मैं आपको पोलैंड की स्टोरी आपको मैं समझा देता हूँ कि पोलैंड में चल क्या रहा था और पोलैंड के लोग क्या फेस कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है, पोलैंड को डिवाइड कर लिया गया था बिटवीन रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, एंड यहाँ पे पोलैंड की अपनी खुद की सॉवरेनिटी नहीं थी, है ना। पोलैंड वाज नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन फॉर देयर ओन कंट्री एंड कुल मिलाकर के देयर वर नो इंडिपेंडेंट टेरिटरीज एग्जिस्ट, बट द पीपल स्टिल हैव दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, है ना। उनके पास अभी भी जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो जीवित थी एंड पीपल स्टार्टेड, है ना, टू कीप अलाइव बाय द रोमांटिक्स थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस।
तो अभी भी लोग अपने लैंग्वेजेस और म्यूजिक के प्रति जो फीलिंग ऑफ नेशन है उसके जागृत करके रखे थे, ठीक है। एंड द सेंटिमेंट ऑफ द नेशंस स्ट्रगल वर केप्ट अलाइव थ्रू ओपेरा म्यूजिक एंड द फोक डांस, ठीक है। तो जो ओपेरा म्यूजिक है, फोक डांस है, उसके थ्रू अभी भी जो एक नेशनल सेंटिमेंट है ना, एक नेशनल फीलिंग है, वो अभी भी यहाँ पर लोगों के अंदर थी, ठीक है। तो दे हैव स्टिल रोमांटिक through musics and languages, and the sentiment of nation struggle was kept alive through the opera music and folk dances which became a national symbol। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लैंग्वेज was still used as a weapon of struggle against the Russian domination, explain this statement। so what you will write, the simply the answer will be that Poland वाला example, Poland वाला example you have to write, very important। तो रशियन ऑक्यूपेशन ने क्या किया था बेटा कि जो पॉलिश लैंग्वेज है उस पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से, है ना, पूरी तरीके से फोर्स्ड आउट कर दिया था, हटा दिया था कि कोई भी पॉलिश लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेगा। अगर जो भी कोई पॉलिश लैंग्वेज का प्रयोग करेगा तो उसको जेल में बंद कर देंगे। और कुल मिलाकर के रशियन लैंग्वेजेस को इम्पोज किया गया, ठीक है। और 1831 में एक आर्म रिवेलियन होता है अगेंस्ट द रशियन रूलर, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे उसको ब्रूटली क्रश्ड किया गया, ठीक है। एंड स्टिल वहाँ पे जो क्लर्जी थे, अपर कास्ट के जो क्लर्जी लोग हुआ करते थे, वो अभी भी पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे प्रीच करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इनको क्या किया जाता था कि पॉलिश लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर द चर्च गैदरिंग एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब सिंपल सी बात है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के प्रीस्ट हुआ करते थे, बिशप्स हुआ करते थे, इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया कि नहीं, तुम भैया पॉलिश लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करोगे, तुम्हें रशियन लैंग्वेज में ही प्रवचन देना पड़ेगा, तुम रशियन लैंग्वेज में ही बात करोगे। तो कुल मिलाकर के इनको जेल में बंद कर दिया गया एंड बाय रशियन अथॉरिटीज एज अ पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशिया। तो रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने से मना कर दिया, तो इनको रशियन अथॉरिटीज के द्वारा जेल में, है ना, भेज दिया गया। कहाँ पर? सर्बिया भेज दिया गया, है ना। तो यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि जो पॉलिश लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया गया, ठीक है, अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। सो यू कैन सी हियर द पॉलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल, इट केम टू सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। तो रशियन डोमिनेंस के खिलाफ यहाँ पे ये स्ट्रगल किया गया, किसके द्वारा बेटा? दैट इज बाय द पॉलिश पीपल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ मास स्ट्रगल बाय द पीपल ऑफ पोलैंड, तो आपको याद रखना है, सिंपल से आपको याद रखना है कि पोलैंड को डिवाइड किया गया था, है ना, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, रशिया, प्रूशियन, ऑस्ट्रिया के द्वारा। एंड यहाँ पर पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरीज नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट स्टिल पीपल के अंदर द रोमांटिक थॉट, फीलिंग्स एंड लैंग्वेजेस अलाइव थी। वहाँ पर लोगों ने, है ना, अपने देश के प्रति जो सेंटिमेंट्स है उसको जगाने के लिए ओपेरा म्यूजिक एंड फोक डांस का इस्तेमाल करते थे एज ए नेशनल सिंबल। रशियन ऑक्यूपेशन कर लेता है, पॉलिश लैंग्वेज को स्कूलों से हटा देता है एंड रशियन लैंग्वेजेस को वहाँ पे इम्पोज कर देता है, ठीक है। 1831 में आर्म रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूल, है ना, होता है, जो कि उसको ब्रूटली क्रश कर दिया जाता है। बहुत सारे जो मेंबर्स थे क्लर्जी के, है ना, पोलैंड में, वो अभी भी यहाँ पे यूज कर रहे थे पॉलिश लैंग्वेज का एज ए रेजिस्टेंस, है ना, और फॉर इन अ चर्च गैदरिंग एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। बट यहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं, बिशप्स होते हैं, उनको सर्बिया जेल में भेज दिया जाता है रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, बिकॉज वो रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने से मना कर देते हैं। तो यू कैन सी हियर कि पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। तो ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टुडेज सेशन। तो हंगरी के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर, यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा कि कुल मिलाकर के जो लिबरल मिडिल क्लास है ना, वो रिवोल्ट कर रहे थे, है ना, किसके खिलाफ में? हंगरियन, जो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर था उसके खिलाफ। और यहाँ पे उनकी डिमांड क्या थी? सेम डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिफिकेशन की यहाँ पे डिमांड की जा रही थी लिबरल मिडिल क्लास के द्वारा, ठीक है। एंड दे ऑल्सो डिमांडेड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो सेम डिमांड्स थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए। अब ओवर द ईयर इतने सारे रिवोल्ट्स देख करके जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थे उनका दिल पिघलता है, उनको समझ में आता है कि यार सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ऐसे बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी लाए गए थे, ठीक है। तो that has taken place, that has already taken place in the Western Europe before 1815.
तो 1815 के पहले पहले वेस्टर्न यूरोप में बहुत सारी चेंजेस आ चुके थे। नाउ तो यहाँ पे जो मोनार्कीज थी, है ना, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में, नाउ दे हैव द फेयर आइडिया कि भाई इनको रिफॉर्म करके दे दे, अदरवाइज जैसी कंडीशन उनके यहाँ पे हुई थी सेम कंडीशन हो सकता है हमारे यहाँ पर भी हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए। फॉर एग्जाम्पल सर्फडम, है ना, यहाँ पे क्या क्या किया, सर्फडम को खत्म किया, बॉन्डेड लेबर को खत्म किया, एंड एबॉलिश बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनेशन। ठीक है, तो जहां जहां पर हैब्सबर्ग एम्पायर का डोमिनेशन था वहां पर क्या कर दिया बेटा, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर जैसी प्रथाओं को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, एंड हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। 1867 में हंगरी को और ज्यादा यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, एक ऑटोनॉमी मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, सो दैट वाज दिस इज फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा दैट इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज जो भी हमने डिस्कस किया इसके अंदर जो जो क्वेश्चन है उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, यू कैन सी हियर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज which one of the following region became a part of unified Italy in 1866। ठीक है, so that answer is options are Sardinia, Piedmont, Venetia, Sicily and Papal States। तो the answer will be B, है ना, वेनेटिया को, है ना, यूनिफाई किया गया था, है ना, 1866 में। 2025 में ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इटली इन द, है ना, इन ऑकरेंस ऑफ देयर इंक्लूजन इन द यूनिफाइड इटली, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो कौन सी कंट्रीज कब हुई इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन सी हुई बेटा, सबसे पहले सार्डिनिया हुई, फिर सिसली हुई, फिर वेनेटिया हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे बेटा यहाँ पे किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो नेपोलियनिक वॉर, ठीक है, कब हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना, स्ट्रगल, है ना, दैट इज द ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर नेपोलियनिक वॉर हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, फिर ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हुआ, फिर स्लेव नेशनलिज्म, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज। तो मैंने आपसे डिस्कस किया, इंग्लैंड में, है ना, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। फिर इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द लिबरल नेशनलिस्ट अपहेवल टेकिंग प्लेस इन जुलाई 1830। तो कौन सी जुलाई 1830 में, कौन सी कंट्रीजन्स में, है ना, लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, दैट इज द फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में याद रखना। देन हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि ये स्टेटमेंट दिया गया था ड्यूक मेटरनिच के द्वारा। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा गया था और इस पे कई सारे, है ना, 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चले, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं यहाँ पे, यू कैन सी हियर, हाँ, नाउ सी हियर द 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन। तो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। ठीक है, द यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज केम टू बी सिंबल ऑफ ए स्ट्रगल सून तो नहीं हुआ था बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर, मतलब बोथ ए आर ट्रू है। ठीक है, सून हुआ था, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन द यूरोप ड्यूरिंग 1848, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको याद रखना है। ठीक है, द एब्डिक्शन ऑफ मोनार्क, यूनिवर्सल सफ्रेज वाज प्रोक्लेम, नो। ठीक है, प्रोक्लेम नहीं किया था, यूनिवर्सल मेल एडल्ट सफ्रेज नहीं था, क्योंकि वुमेन्स वर नॉट गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन्स वर गिवन, नो। ठीक है, ये नहीं था। तो यहाँ पे ये प्रोक्लेम किया गया था, बट ये वुमेन्स को दिया नहीं गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। वीवर्स इन सिलेशियाज रिवोल्ट लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर इन 1845। 1845 में ये रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्टर हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने इनके पेमेंट्स को कम कर दिया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मैंने आपसे बात किया लिबरल नेशनलिज्म,
है ना, कि क्या आइडियाज़ थे, है ना, इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में पूछा जाएगा आपसे, तो क्या आइडिया था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड था, है ना, नंबर ऑफ करेंसीज को कम कर देने की बात की गई थी, है ना, ये सारे इनके ये थे आइडियाज़। रोमांटिसिज्म यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया, सारे पॉइंट्स कल्चरल मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रोमांटिसिज्म से, इसको अच्छे से याद कर लेना। फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे, है ना, स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो मिडिल क्लास की क्या क्या डिमांड्स थी बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, यूनिफिकेशन ऑफ अ नेशन दे दो, ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए था, ठीक है, ये सारी इनकी डिमांड्स थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटी ऑफ 1834 ग्रीस में कौन सी ट्रिटी थी, तो ये ट्रिटी को याद रखना है, ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कौन सी थी, ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज, है ना, यहाँ पे की गई थी कंजर्वेटिव्स और ग्रीस के द्वारा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन रोमांटिसिज्म। तो सारे पॉइंट्स याद रखना आपको, रोमांटिसिज्म क्या होता है, यहाँ पे किस चीज़ पे इनकरेज किया गया, किस चीज़ को ग्लोरीफाई किया गया, किस चीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स जॉन गॉडफ्राइड का, करोल क्रुस्पेंस्की का याद कर लेना। देन आपको एग्जाम्पल याद रखना है किसका, ग्रिम ब्रदर्स का, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड, है ना, जिसका मैंने 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोपियंस इन 1830s। तो कौन कौन से इकोनॉमिक हार्डशिप्स थे, जल्दी रिकॉल करो, फटाफट रिकॉल करो आपके पास 2 मिनट है, रिकॉल करो क्या क्या था। यस, तो पहला था दैट इज पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरा प्रॉब्लम होता है दैट इज पीजेंट्स, है ना, पीजेंट वर ओवरबर्डन बाय द फ्यूडल ड्यूज। तो फ्यूडल ड्यूज वाला पॉइंट्स याद रखना है। तीसरा पॉइंट्स यहाँ पर क्राउडिंग ऑफ सिटीज़ होता है। चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पॉइंट्स याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी गुड्स थे मशीन मेड गुड्स बनाए जा रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस थे, एंड स्पेशली दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट्स दी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं ठीक है। तो सेम क्वेश्चन 1830s के इकोनॉमिक हार्डशिप से पूछा गया था आपसे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि ईयर आफ्टर वाई इन द ईयर आफ्टर 1848, सेम क्वेश्चन पूछा गया। The autocrates of Central and Eastern Europe began to introduce changes that has already taken place in Western Europe in 1855। तो यहाँ पे 1848 के बाद क्यों सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में चेंजेस लाया गया, बिकॉज यहाँ पे क्या क्या चेंजेस लाए गए, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि ये चेंजेस लाए गए थे, जैसे कि सर्वडम को ख़त्म किया गया था, बॉन्डेड लेबर को ख़त्म किया गया था, और हंगरी को बहुत ज़्यादा ऑटोनमी भी यहाँ पे लाई गई थी। तो हंगरी में यहाँ पे जो ऑस्ट्रो एम्पायर था ना, ऑस्ट्रो हैम्सबर्ग एम्पायर था, उसने बहुत सारे ऑटोनमी प्रोवाइड की थी, ठीक है। रिवोल्यूशनरी स्प्रेड द आइडिया इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स, है ना, कैसे इसको फैलाया गया, रोमांटिसिज्म के द्वारा आफ्टर 1815 में। एग्जाम्पल्स के साथ बताना। तो दिस देखो यहाँ पे कई बार ना आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो अलग, सेम क्वेश्चन मतलब थीम वही रहता है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कई बार अलग हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट द रोमांटिसिज्म के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म इसको फैसिलिटेट किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। Now development of nationalism did not come only through the territorial expansion. Culture play an important role. Again, romanticism. You can see here over the year there are a lot of question has been asked from the topic of romanticism. So please make it clear जो romanticism वाला topic है उसको आपको अच्छे से कर लेना है, otherwise you will lose very important 5 marks in your exam, ठीक है। Now see here 1830s का hardships, same points, economic hardships, culture played an important role, Greek war of independence and 4 ideals of the liberal nationalist in economic sphere। इकोनॉमिक स्फेयर में क्या क्या आइडियाज थे लिबरल नेशनलिस्ट के, वो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है तो क्या क्या आइडियाज थे यहाँ पे, अगर आपको याद नहीं है तो लेट मी जस्ट टेल यू इन ब्रीफ
क्या क्या आइडिया थे? रिमूवल ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज था उसको हटाने की बात की गई थी। दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पर, दैट वाज द नंबर ऑफ करेंसीज, नंबर ऑफ करेंसीज को कम कर दी गई थी, लगभग 3 कर दी गई थी फ्रॉम 33। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था? दैट वाज द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स याद रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, ठीक है, लिबरल जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उसको डिस्करेज किए गए थे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर बेसिकली है ना लिबरल नेशनलिस्ट लेकर के आए थे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं खास करके इन 3 यूनिफिकेशन से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, बाय।